चलिए आज हम लोग आरंभ कर रहे हैं एक नए टॉपिक से। उस टॉपिक का नाम है इंस्टीट्यूशनलिज्म या एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म या न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, नव संस्थावाद या संस्थावाद। ये एक नए प्रकार का विषय है, इस अर्थ में कि नव संस्थावाद ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है राजनीति विज्ञान में अभी, और इसको सिलेबस में रखा गया है। पहले तो इन दोनों का अर्थ क्या है, इससे हम समझेंगे इसका इनकी तुलना कैसे की जा सकती है, उनके क्या प्लस पॉइंट हैं, कैसे इसका नकारात्मक क्या इसकी सीमाएं हैं। संस्थावाद मूलतः, अगर आप पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन हम लोगों ने किया है तो उसमें हमने परंपरावादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। तो परंपरावादी जो दृष्टिकोण था, जो बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद से पहले था, यानी लगभग 2000 वर्षों से हम देखें जो परंपरावादी दृष्टिकोण था राज्य के बारे में अध्ययन करने का, और 19वीं शताब्दी तक आते आते बहुत वो महत्वपूर्ण बन गया था, एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण बन गया था। और जिसको अगर हम एक लाइन में देखें तो जो गार्नर ने कहा था कि राजनीति राज्य से आरंभ होती है और राज्य पर ही समाप्त होती है। तो यानी राज्य का अध्ययन करना ही परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का अर्थ था। अब राज्य का अध्ययन कैसे करना, यह भी उसका एक हिस्सा थी। तो राज्य का जो अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण से किया जाता था, उसमें राज्य के लीगल, फॉर्मल और इंस्टीट्यूशनल फॉर्म का अध्ययन किया जाता था। परंपरागत दृष्टिकोण जो है, जिसमें राजनीति का अध्ययन जब किया जाता है तो राज्य का अध्ययन किया जाता है सिर्फ, और राज्य के कानूनी, औपचारिक और संस्थागत स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। जब व्यवहारवाद आया, व्यवहारवाद ने कहा कि ये अध्ययन जो है ये अधूरा है, अपूर्ण है, और व्यवहारवाद ने कहा कि इसकी बजाय हमें राज्य की बजाय इसका अध्ययन करना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम का। हमें लीगल की बजाय किसका अध्ययन करना चाहिए, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स का। ये इसमें माना गया कि राज्य की बजाय इनका अध्ययन करना चाहिए। ये किसने कहा? ये कहा व्यवहारवाद ने। जब व्यवहारवाद समाप्त हुआ, वो मानते हैं लगभग 1969 में, मूल रूप से जब डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की घोषणा की थी, और उसने बताया था कि ये जो अध्ययन किया जा रहा है इसकी बहुत सारी कमियां हैं, जिसको हम लोग देख चुके हैं। इन कमियों को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि अब व्यवहारवाद समाप्त हो गया है, तो अब कौन सा वाद आए, अब क्या करना चाहिए? अब करना चाहिए उत्तर व्यवहारवाद, पोस्ट बिहेवियरलिज्म का समय आया। ये पृष्ठभूमि है राजनीति के अध्ययन करने की। जब पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया, उत्तर व्यवहारवाद, तो उस उत्तर व्यवहारवाद की घोषणा तो डेविड ईस्टन ने कर दी थी, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद के आधार पर जो अध्ययन होने आरंभ हुए 1970 के बाद में, उन अध्ययनों का एक व्याख्या नव संस्थावाद के द्वारा की गई, which means new institutionalism is the practice of post behavioral approach to politics। ये एक वाक्य में इसका अर्थ है कि नव या नियो दोनों नाम लेते हैं। नव संस्थावाद मूलतः उत्तर व्यवहारवाद का व्यावहारिक स्वरूप है, और इसको सबसे पहले एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है जॉन डब्ल्यू मेयर। जॉन डब्ल्यू मेयर ने एक पुस्तक लिखी थी,
नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म इन पॉलिटिक्स 1977। ये शुरुआत मानी जाती है नव संस्थावाद की। ये पहली पुस्तक है जिसने पहली बार इस शब्द का प्रयोग करके और राजनीति विज्ञान का अध्ययन कैसे किया जाए इसकी एक नई दिशा निर्धारित की। इसके बाद में और भी बहुत से लोगों ने इसके बारे में विचार किया और एक और विचारक हैं जेम्स मैश। इन्होंने 1984 में फिर इस पर एक पुस्तक लिखी है। अब इनका क्या कहना है कि जब उत्तर व्यवहारवाद में राजनीतिक अध्ययन आरंभ होता है तो उन्होंने अपने अध्ययन को परंपरागत अध्ययन और व्यवहारवादी अध्ययन से अलग करने के लिए नई शब्दावली का प्रयोग करना आरंभ किया। और वो नई शब्दावली ये थी कि जो परंपरागत सिद्धांत थे उनको थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया और उसको कहा कि ये ट्रेडिशनलिज्म ना होकर इंस्टीट्यूशनलिज्म है। उत्तर व्यवहारवाद की बात कर रहे हैं। 1977 तक आते आते 1970 के बाद में जो अध्ययन होने लगे राजनीति विज्ञान के, उसमें उन्होंने एक नई शब्दावली प्रयोग किया और अपने अध्ययन को वो कहने लगे कि ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है। और ये इसकी तुलना किससे की उन्होंने? इसकी तुलना उन्होंने की व्यवहारवाद से और परंपरावाद से। और परंपरावाद को इन्होंने नया शब्द दिया जिसे कहा जाता है इंस्टीट्यूशनलिज्म। अब परंपरावाद को नया शब्द देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उन्होंने परंपरावाद को भी एक नए तरीके से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि जो परंपरावाद था पहले, उसमें राजनीति का अध्ययन करने का अर्थ था राज्य के कानूनी, औपचारिक और संस्थागत स्वरूप का अध्ययन करना। ये कह रहे हैं न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म कि नहीं, हम जिसके अपने आप की तुलना कर रहे हैं उसमें हम कानूनी और औपचारिक अध्ययन की बात नहीं कर रहे, हम संस्थागत स्वरूप की बात कर रहे हैं। क्योंकि इनके अनुसार संस्थागत स्वरूप में ही औपचारिक अध्ययन होता है और कानूनी अध्ययन होता है, क्योंकि संस्थाएं इसी से बनती है। इसलिए हमारा जो तुलना है वो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से है, न कि ट्रेडिशनलिज्म से। तो ये नया शब्द दिया गया जो अपनी स्पिरिट में तो ट्रेडिशनलिज्म ही है, लेकिन नई शब्दावली के अनुसार उसे इंस्टीट्यूशनलिज्म कहा गया। अंतर क्या है कि अब सिर्फ संस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है और औपचारिकता या कानून पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये कहा जा रहा है। क्लियर? तो पहली बात तो ये हुई कि ये न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म इससे अलग है और इसको परिभाषित इन्होंने इंस्टीट्यूशनलिज्म के रूप में किया है। ये व्यवहारवाद से भी अलग है, क्योंकि व्यवहारवाद में औपचारिक या संस्थाओं का अध्ययन बिल्कुल नहीं किया जा रहा था, कानून का अध्ययन नहीं किया जा रहा था, केवल अनौपचारिक जो राजनीति है या राजनीति के स्रोत हैं उन्हीं का अध्ययन किया जा रहा था। जबकि संस्था इंस्टीट्यूशनलिज्म, जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है, वह संस्थाओं के अध्ययन करने पर बल देता है। इस अर्थ में यह व्यवहारवाद से भी अलग है, क्योंकि व्यवहारवाद संस्थाओं का अध्ययन नहीं करती है और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म संस्थाओं का अध्ययन पर बल देता है। अब और अंतर क्या है इनमें? इसमें अंतर, ये दूसरी बात जो अंतर बताता है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, वो ये है कि इंस्टीट्यूशनलिज्म के अंतर्गत सिर्फ एक संस्था का अध्ययन किया जाता है। यानी किसी राज्य का अध्ययन आप कर रहे हैं, जैसे भारत का अध्ययन कर रहे हैं तो भारत का अध्ययन करेंगे, अमेरिका का कर रहे हैं तो अमेरिका का अध्ययन करेंगे। इसमें तुलनात्मक अध्ययन का अभाव है। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की दृष्टिकोण था वह तुलना को महत्व नहीं देता था, वह जिस संस्था का अध्ययन कर रहा है केवल उसी के बारे में बात करता था। जबकि नव संस्थावाद में इस बात पर जोर दिया जाता है कि एक संस्था अगर बहुत से देशों में है या अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी है तो उनके कार्यों के आधार पर उनकी तुलना करनी चाहिए। जैसे कानून बनाना एक कार्य है, तो कानून बनाने का अध्ययन अगर हम नव संस्थावाद से करेंगे तो हम देखेंगे कि भारत में कानून कौन बनाता है, तो हम कहेंगे संसद बनाती है। अमेरिका में कानून कौन बनाता है, तो हम कहेंगे सीनेट बनाती है।
प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, उनकी तुलना की जाएगी संस्था, उन दोनों संस्थाओं की। इस लेजिस्लेशन का प्रोसेस जो संस्था बनाती करती है उसका दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए, तब हमें मालूम पड़ेगा वास्तव में कानून का निर्माण कैसे होता है। तो ये दूसरा अंतर है कि इंस्टीट्यूशनलिज्म और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में यह तुलनात्मक अध्ययन पर बल देते हैं, ये बिल्कुल भी तुलना की नहीं करते हैं। व्यवहारवाद में और इसमें अंतर क्या है कि व्यवहारवाद यथार्थ की राजनीति का अध्ययन करते हैं और संस्थाओं का अध्ययन नहीं करते। ये संस्थाओं का अध्ययन करते हैं लेकिन केवल संस्थाओं का औपचारिक या कानूनी अध्ययन नहीं करते, वो संस्थाओं के व्यवहारिक स्वरूप का भी अध्ययन करते हैं। जैसे उदाहरण लें हम कि ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही। नौकरशाही एक संस्था है, उसका अगर हम परंपरागत रूप से अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि संविधान में नौकरशाह के क्या कर्तव्य हैं, क्या काम है, और फिर नौकरशाही के जो सेवा रूल्स हैं, उन सेवा रूल्स में, सर्विस रूल्स के अंतर्गत उनके क्या क्या काम और अधिकार और उनके कर्तव्य दिए गए हैं, उसका अध्ययन किया जाएगा। अगर हम व्यवहार से अध्ययन करेंगे तो हम कहेंगे इससे कुछ नहीं होता, वास्तव में वो जो है कलेक्टर वास्तव में कैसे काम करता है, उस समय उस पर क्या क्या प्रेशर्स होते हैं, वहाँ पर जो स्थानीय जगह पर कैसे राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता अपनी मन मर्जी करते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या कलेक्टर है उनको वो कैसे उनसे इंटरेक्ट करता है, उसका अध्ययन किया जाएगा। अब अगर हम नव संस्थावाद से अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे, हम क्या करेंगे, हम दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि उनको दिए गए नियम क्या हैं, उनको दी गई शक्तियाँ क्या है, दिए गए कर्तव्य क्या है, फिर एक स्थिति में वो उनका पालन कैसे करते हैं। जैसे बाढ़ आ गई या कोई ऐसे एकदम से कोई घटना हो गई, तो उस घटना में वो बहुत से नियम जो उसके पास, उसको पता नहीं है या वो मालूम नहीं कर सकता, उसके पास समय नहीं है, उन सब अधिकारों को अपने पास लेकर वो तुरंत कार्रवाई करेगा जिससे कि घटना कोई है वो बढ़े नहीं। कहीं दंगा हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं एकदम से कोई और घटना हो गई, तो उस घटना से डील करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या ब्यूरोक्रेसी केवल नियमों से बंद कर नहीं चलेगी, उससे परे भी कुछ काम करेगी जिसको बाद में अप्रूव करा लिया जाएगा। नियमों से परे होने पर भी, नियमों का अगेंस्ट नहीं है, बट बियॉन्ड देयर पे स्केल जिसे कहा जाता है कि उनके पास जो शक्तियां हैं उससे परे जाकर भी वो काम करती है। तो नव संस्थावाद का जो अध्ययन किया जाएगा तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। किसका कि उनके पास लीगल फॉर्मल पावर्स क्या क्या हैं, और यथार्थ में वो जब काम करते हैं तो उन्होंने उन शक्तियों का कैसे उपयोग किया है, क्या उन शक्तियों को बढ़ा लिया है अपने आप, या उन शक्तियों को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है, या सरकार के जो नीतियां हैं उन नीतियों को थोड़ा मॉडिफाई किया है वहाँ पर सही ढंग से होने के लिए। जैसे उदाहरण ले सकते हैं, बहुत से उदाहरण हैं हमारे पास। सरकार ने ये कहा कि मान लीजिए कि हम सबको गांव के अंदर किसी को 5 किलो गेहूं का आटा सबको दिया जाएगा, तो मान लो किसी कारण से किसी जगह पर आटा नहीं मिला गेहूं का, तो वो कहेंगे, उसके लिए वेट थोड़ी करेंगे 2 दिन तक, भाई गेहूं का आटा नहीं आए तब तक लोग भूखे मर जाए। तो अगर उनके पास जौ का आटा था तो वो दे देंगे, बाजरे का था तो वो दे देंगे, तो चेंज कर लेंगे, वो उसमें नहीं है नियम में, लेकिन वो उसको परिवर्तित कर देंगे। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में इस बात को भी कभी अध्ययन किया जाएगा कि जो औपचारिक और कानूनी रूप से शक्तियाँ थी उनका उपयोग करते समय नौकरशाह क्या काम करती है। तो ये हम इसमें अंतर करते हैं कि नव संस्थावाद और पुराने जो ट्रेडिशनल संस्थावाद है उसके अंतर्गत। अब नव संस्थावाद के 3 स्वरूप सामने आते हैं। पहला है रेशनल चॉइस, दूसरा है सोशियोलॉजिकल, और तीसरा है हिस्टोरिकल। ये 3 स्वरूप सामने आते हैं, रेशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। इसमें ये बात ध्यान में रखने की है कि ये जो
नव संस्थावाद आया है, यह आरंभ होता है समाजशास्त्रियों के द्वारा और बाद में राजनीति विज्ञान इसको उनके अंदर ये महत्वपूर्ण बनता जाता है। इसमें सबसे पहला जो सबसे लोकप्रिय है पॉलिटिकल साइंस में वो रेशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म है, जिसको हम जानते हैं दूसरे अर्थों में कि जो मॉडल फॉर्मुलेशन करता है और जिसके द्वारा गेम थियरी बनती है। जो गेम सिद्धांत है इसके बहुत ये इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है मूलतः, इसमें प्रेफरेंसेस और चॉइसेस को देखा जाता है कि किस प्रकार से लिया जाए। तो ये भी रेशनल चॉइस के अंतर्गत आता है कि आदमी विवेकी होता है और विवेक के आधार पर वह कोशिश करता है कि सही निर्णय ले सके और उसी को इस रेशनल चॉइस गेम थ्योरी के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है। दूसरा है सोशियोलॉजिकल, इसके अंतर्गत मूल रूप से देखा जाता है कि कैसे समाज में जो दूसरे तत्व हैं जैसे कल्चर है उसका राजनीति से कैसे इंटरेक्शन होता है, कल्चर और राजनीति में क्या संबंध है और कैसे संस्कृति राजनीति को प्रभावित करती है। हम देख सकते हैं ऐसे बहुत से उदाहरण भारत में तो ले ही सकते हैं कि जहाँ पर हमारी संस्कृति जो है वो कुछ हद तक फ्यूडल संस्कृति है और जो नियम है हमारे राजनीति के वो प्रजातांत्रिक है। तो बहुत से नियम है या कानून है जिनको लागू करते समय बहुत समस्याएं आती है क्योंकि वो हमारी कल्चर से टकराते हैं और इस कारण से बहुत सी समस्या आई। जैसे हम देखते हैं कई बार आजकल कोई धार्मिक जुलूस निकलता है तो उसमें झगड़े होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि धार्मिक जुलूस निकालना कोई प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उसका कोई बहुत ज़्यादा स्थान नहीं है। तो स्थान है परंपरागत, क्योंकि धर्म ही अपने आप में एक परंपरागत संस्था है या वैल्यू है। तो परंपरागत समाजों की एक मूल्य को प्रजातांत्रिक समाज में जब लागू करने की कोशिश की जाती है तो टकराहट होती है। तो उसका अध्ययन किया जाएगा कि कैसे किस प्रकार से समाज के जो तत्व हैं वो राजनीति को प्रभावित करते हैं और राजनीति की जो संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से इन तत्वों का सामना करती है, एब्जॉर्व करती है, मॉडिफाई करती है, प्रेशर में आती है या नहीं आती है। इसी प्रकार से अंतिम रूप से ऐतिहासिक, इसमें ये इसी का संबंधित है कि हमारा इतिहास बहुत पुराना है तो उस ऐतिहासिक कुछ बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत से हमारे परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए राजनीतिक संस्थाएं काम करती है। उनको ध्यान में रखना ज़रूरी है, तब हम देखेंगे कि हमारी पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, संस्थाएं किस प्रकार से काम करती है। तो ये मूलतः 3 प्रकार के नव संस्थावाद की बात की जाती है, लेकिन अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये नव संस्थावाद जो है वह एक लाइन में अगर हम कहें तो यह उत्तर व्यवहारवाद का व्यवहारिक स्वरूप है, जिसे नव संस्थावाद का नाम दिया गया है।